हेलो बेटा, देखिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके, अब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे यहाँ जीवन की मौलिक इकाई। तो देखिए कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे हम, सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जो ये होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर की परत होती है कोशिका भित्ति, पादपों में पाई जाती है। तो इसलिए देखिए क्या होता है इसमें, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। बात करें तो पादपों के अंदर ये होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज तो किससे बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज से बनी होती है। 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचना या दृढ़ता प्रदान करता है। ये जो होता है दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती। तो कोशिका भित्ति ऊपरी परत होती है पेड़ की, जो कठोर आवरण होता है वही कोशिका भित्ति होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित होते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप से देख सकते हैं। देखिए, रियो की पत्ती लेंगे और रियो की पत्ती जो है उसको ऐसे चीर लेंगे हम, चीर के और फिर क्या करते हैं हम उसका उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे हमें, इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालेंगे तो हम देखेंगे कि रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालेंगे हम। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उससे सूक्ष्मदर्शी से उसको देखो। तो स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जीवित कोशिका में परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। अगर उस सेल्स को अपन उबाल देते हैं, उस पत्ती को उबालते हैं तो उबालने के बाद उसकी कोशिकाएं मर जाती है, इसलिए उसमें जो है वो अवशोषण नहीं कर पाती, जल का परासरण नहीं कर पाती, न निकाल पाती। तो इसलिए ये जो है कोशिका भित्ति भी एक पदार्थ, मतलब उसके अंदर होता है। पेड़ पौधों के अंदर कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती देती है, बाहरी आघातों से रक्षा करती है पेड़ की। तो इसलिए जरूरी है कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। मतलब कि उनमें जो है वो ऐसी व्यवस्था रखती है जिसके कारण जो है वो फटती नहीं है। और फटती नहीं है तो देखो क्या नहीं होता, ऐसे माध्यमों से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी ले लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका के परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोशिका फूल जाती है पेड़ की तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, वो उसके साथ में होती है। फूलने के बाद भी वो जितना दबाव ये कोशिका इसके ऊपर डालेगी उतना ही ये सेल वॉल डालती है, जिससे कोई चेंज नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता है, संभाल लेते हैं। तो जंतु कोशिका की अपेक्षा जो है पादप कोशिका में एक जो है अंगक पाया जाता है कोशिका भित्ति। उसके बाद में अगला आता है केंद्रक। देखिए केंद्रक क्या है, किस काम में आता है केंद्रक। एक कोशिका में केंद्रक की बहुत भूमिका होती है। केंद्रक देखिए केंद्रक क्या होता है। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी, आपको पता होगा। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि केंद्रक होता है उसके अंदर। तो जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी। तो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। तो कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैपरानिन अथवा मैथिलीन ब्लू का विलयन भी उपयोग कर सकते हैं। सैपरानिन, आयोडीन
3 उनसे रंग सकते हैं हम कोशिका को, आयोडीन, सैफरेनिन और मैथिलीन ब्लू। ठीक है, इनसे हम रंग सकते हैं आराम से, तीनों से रंग सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो कोशिका को रंगने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने प्याज की कोशिका को देखा, तो देखिए क्या देखा हमने उसमें कि कांच की एक स्लाइड है, इसके लिए क्रियाकलाप है, इसमें 5.7 क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 5.7। देखिए मैं समझाऊंगा आपको, पहले बता देता हूं कि कांच की एक स्लाइड में उस पर एक बूंद पानी की रखेंगे, आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को खुरचेंगे और सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला देंगे। इसे रखने के लिए एक बूंद मिथिलीन ब्लू की डालेंगे। सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक गहरे गोलाकार रंग की संरचना आपको दिखती है, ऐसे इस प्रकार से, यही केंद्रक होता है। अरे गाल वाली जो स्लाइड नहीं बनाई थी पुराने चैप्टर पिछले में, वही बनानी है और केंद्रक आपको इसके अंदर दिख जाएगा। तो केंद्रक दिखाने के लिए ये स्लाइड दोबारा बनवाई गई है। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके चारों ओर एक दोहरे परत का स्तर होता है इस प्रकार से, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली कहलाती है। तो देखिए केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनमें से केंद्रक का कोशिका द्रव्य बाहर चला जाता है और अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकता होती है। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन, इसके बने होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आगे देखिए ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और उसके बने होते हैं प्रोटीन के। तो डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन एक जाल होता है, जाल नामक संरचना होती है ऐसे उलझी हुई। ठीक है, तंतु होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। विभाजन किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से कोशिका बन जाती है दो। ठीक है, अकेली कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रकाय। क्रोमैटिन पदार्थ होता है उसको केंद्रकाय कहते हैं। केंद्रकाय के नाम से जाना जाता है इसको। तो इस प्रकार से देखिए इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का
केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की यहाँ संरचना दे रखी है थोड़ी सी, क्या है इस प्रकार से संरचना है कुछ। तो क्या संरचना है ये देखिए, कोशिका भित्ति है, इसमें कोशिकाएं है, राइबोसोम्स है और प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली, सेल वॉल, राइबोसोम, कोशिका है। तो इस प्रकार से एक संरचना है। अब इसके बाद में देखिए क्या आता है, कोशिका द्रव्य आता है। तो देखिए कोशिका द्रव्य देखिए कोशिका द्रव्य के बारे में हम देखेंगे। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। और मैं आपको सीधा सा समझा देता हूं कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो लिक्विड पदार्थ होता है, यानी द्रवीय पदार्थ। कोशिका के अंदर का लिक्विड होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पड़ा रहता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के चारों तरफ ये विद्यमान रहता है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली, केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य पूरी कोशिका में समान रूप से वितरित रहता है। ये केंद्रक, ये झिल्ली, केंद्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विभाजित होता है कोशिका द्रव्य। मैंने बता दिया आपको कि क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरफ पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, अगर इन दोनों की बात करें, दोनों को मिलाएं तो इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दोनों को अगर मिलाकर हम बोलेंगे जीव द्रव्य बोलेंगे, तो इसलिए ये कोशिका द्रव्य बोला जाता है। अगला आता है कोशिका अंगक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो कोशिका अंगक क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको जो है अगले पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में। तो 5th चैप्टर का पार्ट 1 और 2 आप देख लेंगे, 1st और 2nd देख लेंगे, उसके बाद में पार्ट 3 देखेंगे। थैंक यू।